ठीक है, तो अभी आज हमने अभी प्रोबेबिलिटी पोर्शन है ये पूरा कंप्लीट हो ही गया। अच्छा, इसमें वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन रह गया था, चलो इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ और फिर उसके बाद इसमें पूरा कंप्लीट हो गया है और फिर ये टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक बार इसके बारे में जान लो। कुछ खास नहीं, जैसे बाकी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही है ना, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं लोग जो भी है। सो है ना, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या मेनली जानना है कि इसका पीडीएफ क्या है और सपोर्ट क्या है, या है ना मीन वेरिएंस क्या है। सो ये आइडिया है आप लोगों को? आप में से किसी को बताइए। ये 2 मिनट पहले इसको देख लेते हैं, फिर कन्वर्जेंस पे आते हैं, फिर अभी कन्वर्जेंस डिस्कस करना है। ऐसे तो कोई बताओ। तो ऐसा कुछ होता है ना, मेरे को तो ये वाला याद है, वो जैसे 3 पैरामीटर वाला जो होता है ना, गामा इनटू एक्स की पावर गामा और ई रेज टू माइनस एक्स की पावर गामा। चलो को वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखूं? सर ऐसे लिखो कि गामा इनटू एक्स की पावर गामा ओके और ई रेज टू माइनस एक्स की पावर गामा, ऐसा ही होता है। ये तो 1 पैरामीटर वाला हो गया। हाँ मतलब मेरे को एक ही पता है अभी, मतलब याद एक है। वैसे वो क्या सर, वो 1 बाय ई की पावर वाली फॉर्म में भी होते हैं ना ये? इसमें 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, मैक्सिमम 3 पैरामीटर वाला होता है। जनरलाइज फॉर्म जो होता है ना, वो 3 पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली। देखो, अगर 3 पैरामीटर लिखोगे, तुमने जो बताया ये 1 पैरामीटर का, वो भी थोड़ा सा है ना, इसमें गलती है। गामा माइनस 1 होगा एक्स में, और गामा एक्स की पावर क्या, गामा माइनस 1 ये आएगा ना। चेक करो एक बार, ये होगा माइनस दिस। तो 1 पैरामीटर है, इसको मैं लिख देता हूँ। देखो कोई एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे, और रैंडम वेरिएबल x has variable distribution if and only if its PDF is, अगर 3 पैरामीटर में लिख रहा हूं, अगर मैं 3 पैरामीटर में लिखूंगा तो इसका PDF जो आता है, जैसे तुम बता रहे थे ना, वो जैसे 1 पैरामीटर का है, 3 पैरामीटर में आएगा x माइनस म्यू, बस इतना ही। हाफ नहीं है ना, नहीं माइनस x माइनस म्यू गामा, बस इतना ही। नहीं, और उसके बाद इन द डिनोमिनेटर 3 पैरामीटर वाला लिख रहा है। नहीं, ये तो 2 पैरामीटर लिख रहा है। हाँ, 3 पैरामीटर में क्या आएगा? x माइनस म्यू बाय fms में दिया हुआ है, fms में दिया हुआ है x has a variable distribution with parameters c, a and mu. Its PDF is c upon alpha x minus mu upon alpha whole to power c minus 1 exponential minus x minus mu upon alpha whole to power c. ठीक है ना? हाँ, ये 3 पैरामीटर का है। इसे फिर स्ट्रिक्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, जैसे उन्होंने, मैं k लैम्डा म्यू में लिख देता हूँ, तो जैसे इसका पीडीएफ आएगा 1 पैरामीटर का सर, 1 पैरामीटर का ये है c x की पावर c minus 1 exponential minus x की पावर c। हाँ, तो जैसे अभी 3 पैरामीटर में लिख देता हूँ, बाद में रिड्यूस कर देंगे। ये होगा x माइनस म्यू बाई लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस, अच्छा इसकी पावर होगी, एक मिनट, k माइनस 1 ई की पावर माइनस x माइनस म्यू बाई लैम्बडा, और इसकी पावर आएगी k, है ना। तो ये है सपोर्ट। क्या है इसका सपोर्ट? x greater than mu and हाँ। lambda, बाकी वही है, बाकी म्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। और व्हाट अबाउट लैम्बडा, और व्हाट अबाउट k? हाँ, तो ये रहेगा। ये 3 पैरामीटर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। इसमें 2 पैरामीटर में जब लाते हैं हम लोग, अच्छा तो ये तो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। स्टैंडर्ड वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है,
फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हो तुम, यूनिफॉर्म ए बी है, फिर यूनिफॉर्म 0 1 को जनरली स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म बोलते हैं, या जैसे तुम्हारे पास कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूनिफॉर्म कॉची डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं 0 1 रख के, थीटा को 0 और म्यू को 1 वहाँ पे थीटा म्यू में। तो वैसे ही यहाँ पे अगर कन्वर्ट करोगे तो 2 पैरामीटर में लाने के लिए तुम क्या करोगे, सो किसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं 2 पैरामीटर में, तो म्यू को हम लोग रख देते हैं 0। सो 2 पैरामीटर वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पैरामीटर हमारा रहेगा लैम्डा और के, ठीक है ना, इज, तो इसमें क्या करना है आपको, म्यू को रख देना है 0, तो पीडीएफ रिड्यूस हो जाएगी, ये 2 पैरामीटर में आ जाए, ये 3 पैरामीटर है अभी, है ना, दिस इज 3 पैरामीटर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 पैरामीटर में लाओगे आप, सो 2 पैरामीटर में आएगा तो जस्ट आप म्यू को 0 रख दो, तो ये आ जाएगा k बाई लैम्डा x बाई लैम्डा की पावर k माइनस 1 एंड e की पावर माइनस x बाई लैम्डा की पावर k, जहां x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0, इस तरीके से आ जाएगी, अदरवाइज 0। 1 पैरामीटर के लिए क्या करते हैं, सो अब आप क्या करेंगे, 1 पैरामीटर में और क्या रिड्यूस होगा, 1 सर लैम्डा को 1 रखेंगे पैरामीटर, तो इसमें पैरामीटर जस्ट तुम्हारा k रह जाएगा, हाँ, तो अब तुम्हें लैम्डा को 1 रख देना है, तो ये पीडीएफ रिड्यूस हो जाएगी जस्ट k x की पावर k माइनस 1 एंड e की पावर माइनस x की पावर k, ठीक है, सो k सर चेक कर लो, हाँ सर जो आपने 3 पैरामीटर वाला लिखा है, तो ये जो पैरामीटर से तीनों चीज सिग्निफाई कर रहे हैं ना कि स्केल, लोकेशन और शेप, स्केल लोकेशन और शेप, हाँ, जैसे ये तुम्हारा k क्या होगा, स्केल पैरामीटर नहीं, लैम्डा हो जाएगा, म्यू क्या है, लोकेशन, लैम्डा न्यू लोकेशन है, लोकेशन, हाँ, लैम्डा स्केल है, लैम्डा स्केल है, एंड म्यू k क्या होगा, ये से पैर के पैर, हाँ, ठीक है, अभी तुम्हें ये याद रखना है, इतना एग्जाम में नहीं अगर आएगा तो जस्ट तुम्हें याद रखना है इसका पीडीएफ क्या है। कई बार क्या है कि अब इस पे इसका मीन क्या होगा, कई बार पीडीएफ आ जाए तो मीन निकालना डिफिकल्ट रहता है ना, तुम्हें मेनली याद रखना है कि इसका मीन वेरिएंस क्या है। सो व्हाट इज इट्स मीन, अगर 3 वेरिएबल में बात करें तो मीन क्या आती है, या 2 वेरिएबल में बता दो, पैरामीटर क्या होता है, जस्ट नेम है, इसमें क्या है कि जैसे k और लैम्डा है ना, तो इसको अगर तुमने एक नाम दे दिया, जैसे इसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से, लोकेशन, स्केल एंड शेप पैरामीटर। शेप का मतलब होता है कि जब हम कोई ग्राफ करते हैं प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पर जब हमने क्या क्या रिलायबिलिटी में किया था कि हम इसका मतलब वो शेप, मतलब उसका नंबर जितना इंक्रीज कराता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होता है, जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है वो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे वो घटता जाता है, जो नेगेटिवली स्क्यूड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसीलिए इसको शेप बोलते हैं। ये शेप मतलब ये वो शेप कंसीडर करता है। कोई बात नहीं, जनरली 2 वेरिएबल में अगर 2 पैरामीटर वाले होते जनरली लोकेशन और स्केल ही होता है, तीसरा शेप पैरामीटर, इसको डिफाइन किया, उसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि क्या डेफिनेशन है, पर्टिकुलरली बता रही है वैसे करके, तो ये नेम है ना, मुझे इसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा क्या डेफिनेशन है। तो लोकेशन समझ आता है तुम्हें कि जो एडेड सब्ट्रैक्टेड है लोकेशन बोलते हैं, स्केल यहाँ पे 1 बाई लैम्डा है तो स्केल करते हैं, और के बाहर है तो शेप पैरामीटर है, मतलब इस तरह से कोई पैरामीटर डायरेक्टली मल्टीप्लाइड है तो उसको हम लोग शेप पैरामीटर नेम दिया गया ना, ये तो नेमिंग है, मतलब जस्ट कोई डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी ऐसा होगा तो जहाँ पे है तो ये लैम्डा को हम लोग स्केल पैरामीटर बोलेंगे, एंड तो ये नेमिंग है जस्ट। इसका मीन क्या होगा बताओ, सीधा सीधा आते हैं मीन पे। वन पैरामीटर के लिए बता दो, किसी के लिए बता दो, मीन गामा 1/c+1 1 पैरामीटर के लिए, हाँ 1 पैरामीटर के लिए गामा 1/c+1, जैसे 1 पैरामीटर के लिए, तो ये मान लो इस पीडीएफ के लिए बात करूँ तो क्या आएगा मीन, हाँ मतलब अगर के है ना तो गामा 1/k+1,
1 प्लस 1/k। ओके, वेरिएंस क्या आएगा? वेरिएंस है गामा 2/k प्लस 1 माइनस, मतलब वही फॉर्मूला लिखा है ऐसे। हाँ, फॉर्मूला ही बस आपको याद रखना है, प्रूव भी कर सकते हैं आप चाहो तो। सो ये बस मैं लिखा देता हूँ, बाकी इसका देखना पड़ेगा तुम्हें क्या है। सो ये स्क्वायर आ जाएगा ना, उसी से आ गया, मतलब ई एक्स स्क्वायर तुम्हारा कहीं ना कहीं ये आएगा और ई एक्स का स्क्वायर घटा दिया इन्होंने इस तरीके से। अगर 2 पैरामीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो कुछ खास नहीं है उसमें, क्या लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 पैरामीटर में लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा जस्ट, अगर 2 पैरामीटर के लिखोगे। सो जनरली बुक में कहीं ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं लोग, 1 या 2 पैरामीटर वाला ज़्यादा यूज़ होता है। ये तो मैंने रिसर्च में काफ़ी बार ये देखा है कि लोग 1 पैरामीटर वाला को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। एनीवे तो मेरे एक बार यार पीडीएफ क्या होगा ये ध्यान रखो, बाकी तो हो जाएगा। एमजीएफ का कोई ऐसे एक्सप्लिसिट फॉर्म सिंप्लीफाई होके आता नहीं है, तो ये जैसे एमजीएफ निकालते हो वैसे ही समेशन फॉर्म में आ जाएगी। मतलब वो क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन में सिंप्लीफाई कर सकते हो वैसे तो बता रखा होगा कुछ टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ऐसा कुछ। क्या होता है इस वाले पीडीएफ के लिए एमजीएफ क्या होता है, अगर इस वाले के लिए निकालो आप कैलकुलेट भी तो कर सकते हो। इस वाले के लिए सर ऐसे लिखा तो यही है t raised to n into lambda 2n by n factorial। हाँ इस वाले पीडीएफ के लिए जस्ट आएगा समेशन टी रेज़ टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड गामा 1 प्लस क्या लिखा है देखो n/k n फ्रॉम, ये 1 पैरामीटर के लिए है ना, तो 1 पैरामीटर के लिए यही आएगा सर n from 0 to infinity 0 to infinity आ जाएगी। 2 के लिए सर बस उसके लैम्डा की पावर n मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ लैम्डा की पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगी जस्ट। इसमें एफएमएस में एक दिया हुआ है x वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्म कर रहा है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की पावर c, मतलब एक k वो y जो अगर ले लें तो वो एक्सपोनेंशियल y को फॉर्म। हाँ वो यहाँ से भी दिख जाएगा आपको, है ना, हाँ, क्योंकि इसको अगर आपने y रख दिया मान लो तो ये y हो जाएगा ना, तो और इसको आपने है ना ये जैसे हाँ तो डिफरेंशिएट करके इजीली ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाएगा, वो तो हम डिराइव कर सकते हैं ना, तो वो डेरिवेशन आ जाएगा तो उस तरीके से। सो मेनली अभी यही बताना था, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देते, हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, इसके पास एक इंट्रोड्यूस करना कि होता क्या है, पीडीएफ क्या है, इस पर बाकी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मेरा मेन पर्पस आज का है कि ये वाले टॉपिक कवर करना है ना, तो अभी हम लोग ये कवर करते हैं। ये क्या है, जैसे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन आप ऑलरेडी जानते हैं, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी जानते हैं, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली एंड कन्वर्जेंस इन अरिथमेटिक। तो ये 4 टर्म हो गए है ना, कन्वर्जेंस के यहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरी और भी तरीके से डिफाइन करते हैं जो आपके सिलेबस में है। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस है ना ऑलमोस्ट श्योरली। मैं पहले इन चारों को एक बार डिफाइन कर देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ उस पर, फिर हम लोग इनका इंटर रिलेशंस देखेंगे, फिर डेफिनेशन लिख देता हूँ सबका, क्योंकि ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स इसको डिफाइन करना है हमें। तो क्या मीनिंग है, जैसे कन्वर्जेंस ऑफ रियल नंबर सीक्वेंस में बात होती है कि कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंसेस, तो वो एक टर्म है, उसका कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है मैथमेटिकली वो समझना है। सेम चीज़ है इन टर्म्स की मैथमेटिकली क्या मीनिंग है हमें ये समझना है एक्चुअली, फिर उसका इंटर रिलेशन क्या है वो देखेंगे, फिर ये थ्योरम्स आएगा। चलो मैं पहले क्या करता हूँ, टर्म्स को डिफाइन करता हूँ। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, बस डिफाइन कर देता हूँ ताकि अभी याद रहे, क्वेश्चंस कर सको आप। सो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करता हूं मैं, बताइए। सो मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2 डॉट 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 xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ये एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो दे आर सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड so x1 x2 xn be a sequence of random variables and so क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, बताओ। मैं ऐसा बोलूँ कि then
xn converges in distribution to a random variable x. तो इसे ये भी लिख दो, लेट x बी अ, तो इसका मैं ऐसा लिख देता हूँ, रैंडम वेरिएबल्स विथ CDFs, जैसे पहले का f1 है, दूसरे का f2 है, fn है, मान लो x1 का CDF f1 है, x2 का f2 एंड सो ऑन, एंड ऑल्सो let x be an other random variable या x be a random variable with CDF कैपिटल F. हाँ, देन अब डिफाइन करते हैं. सो xn कोई सीक्वेंस है, तो xn क्या है, एक nth रैंडम वेरिएबल है, nth टर्म होता है ना, तो nth रैंडम वेरिएबल है. सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x if and only if. क्या होगा? f in x limit n tends to infinity equal to fx. So limit n tends to infinity fn x is equal to fx, and this should hold at least for those point, for all points at least इस point होना चाहिए where f is continuous. तो ये जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एटलीस्ट उन अगर ज्यादा पॉइंट करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस मस्ट होल्ड फॉर ऑल द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन लिमिटिंग CDF इज कॉन्टिन्यूअस. तो ये जिसके लिए कॉन्टिन्यूअस हो, तो ये आपको समझना है. ये तो डेफिनेशन हो गया कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है जी. तो nth रैंडम वेरिएबल का CDF जिस रैंडम वेरिएबल के इक्वल आएगी उसको हम बोलेंगे कि वो xn रैंडम वेरिएबल x पे कन्वर्ज कर रही है. कोई जरूरी नहीं है कि ये fx जो लिमिट आएगी वो CDF ही हो, कई बार CDF नहीं आती है, तो उस केस में xn विल नॉट कन्वर्ज टू एनी रैंडम वेरिएबल, ऐसा हो सकता है. ठीक है, आप जानते हैं, मैं से रिवाइज करा देता हूं जस्ट में. अब टर्म है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, इसको भी डिफाइन करते हैं, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी. तो ये क्या है इसका डेफिनेशन? फिर से वही कि लेट x1, x2 डॉट 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 xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. तो ये कोई सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो वी से एंड x कोई रैंडम वेरिएबल है, एंड लेट x बी ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल, ये कोई रैंडम वेरिएबल है. सो देन हम बोलेंगे कि xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x if and only if. क्या डेफिनेशन है इसका? कोई बताओ आप में से. For n tends to infinity, p mod of xn minus x less than epsilon tends to 0. p mod of xn minus x less than epsilon tends to 0. 0 या 1? Equal to 0. No, 1. Sorry, 1. लेस देन एप्सिलॉन है तो 1, मोर देन एप्सिलॉन है तो 0. ठीक है ना? अगर मोर देन एप्सिलॉन लूंगा तब 0 होगा. और फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, एप्सिलॉन कोई भी मोर देन 0 ले लो, तो ये एक टर्म है, यू कैन थिंक इट एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an है, ये समझ लो. सो ऐसा है ये, है ना? ये कोई प्रोबेबिलिटी एक नंबर है, तो डिफरेंट x के लिए xn चेंज करोगे तो an आएगी. सो डिफरेंट x साइज के लिए डिफरेंट आंसर आएगा. सो लिमिट ऑफ an विल बी 1 एक्चुअली. ठीक है, तो सो यहां से आ जाएगा आपके पास तो ये तो हो गया कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन. अगला आते हैं कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली. अरे यार क्या हुआ? इसका क्या डेफिनेशन है? ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस. Almost converges almost surely means it converges in probability only at the points except where the probability will be 0.
सो एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, और एक्स भी कोई रैंडम वेरिएबल है, तो है ना, एक्स कोई और रैंडम वेरिएबल है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, सो लेट एक्स बी ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल, मतलब एक सीक्वेंस का रैंडम और एक अलग कोई रैंडम वेरिएबल है जो n से फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं है सीक्वेंस से। तो हम ये बोलते हैं देन एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली, है ना, ये पूरा फुल ना लिखकर शॉर्ट में लिखते हैं, ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स इफ एंड ओनली इफ। बताइए क्या डेफिनेशन है, थ्योरम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। सो एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स ऑलमोस्ट श्योरली है, क्या मतलब है? याद नहीं है? देखो तो यहाँ डेफिनेशन ये है, समझ ही नहीं आ रहा सर, मतलब वो जो लिखा हुआ है यूनियन इंटरसेक्शन बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको उसमें समझ ही नहीं आ रहा। जी जी, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पे आए हो, तब इसको हाँ सर, लॉकडाउन में थी इसीलिए प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम। ओके कोई बात नहीं। सो एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स ऑलमोस्ट श्योरली इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ होगा कि इफ एंड ओनली इफ, देखो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। एक तो ये सिंपल टर्म है, तो तुम्हें एक चीज समझ आ रहा होगा यहाँ पे क्या है, कुछ लोग समझने के लिए क्या लिखते हैं, ये जो लिमिट बाहर है उसको मैं अंदर लिख दूं, तो इसी को लोग ऐसा भी लिखते हैं, दैट इज, तुम्हें कई बार ऐसा इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, नहीं 0 मत लिखो, लेस देन एप्सिलॉन, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। इसी को तीसरे तरीके से लिखूंगा, तुम्हें याद है इसका डेफिनेशन, तो मैं जहां से स्टार्ट किया हूं, पहले थोड़ा सा मैं पीछे आता हूं, तो मैं कहां से स्टार्ट किया हूं, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन से। आओ, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स an, मतलब मैं बोल रहा हूं कि लेट a1, a2 up to an be a sequence of real number, ठीक, let small a जो लिमिट होगी, this is a real number, ये कोई रियल नंबर है, so then an converges to a as n tends to infinity if and only if। इसका डेफिनेशन क्या है, For all epsilon greater than 0, there exists m belongs to natural number such that mod of an minus a less than epsilon for all is n greater than। तो वहां यही हो रहा है, आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है, तो वी राइट, तो हम ये बोलते हैं यहाँ पे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू, ये बोलते हैं ना इसको हम, Yes sir। ये लिखना सेम है, तो आपने नोटिस किया हो वहां भी मैंने यही चीज लिखा है, कहाँ पे, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में, यहाँ an की जगह xn आ गया है और यहाँ x आ गया है, तो यही जो रियल नंबर का कन्वर्जेंस हो रहा है ना, यही चीजें यहाँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, वहां सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, सेम चीजें हो रही हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x, इसका मतलब यही है, दिस विथ प्रोबेबिलिटी 1, मतलब xn पे n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दूं तो वो x बन जाए, मतलब देखो जरा, तो ये डेफिनेशन है, इसी को दूसरे तरीके से ये लिख रहा हूं, इसी को तीसरे तरीके से लिख रहा हूं मैं, देखो कि for all epsilon more than 0 there exists m belongs to natural number
ये मैं बाहर लिख रहा हूँ, सेम चीज मैं इनसाइड लिख सकता हूँ। सो है ना, इसका मतलब ये भी है दैट इज, अगर मैं इसी को लिखूं, चलो बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। सो समझो यहाँ पे ये जो लिखा ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑल दोज ओमेगा फ्रॉम सैंपल स्पेस फॉर विच लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn ओमेगा इज इक्वल टू x ओमेगा एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। अच्छा, ये स्मॉल ओमेगा लिखना पड़ेगा यहाँ पे मुझे। सो स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा, मतलब सैंपल स्पेस के वो आउटकम्स जिसके करस्पॉन्डिंग इसकी लिमिट उसके इक्वल आ जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए। मतलब समझ आ रहा है, सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। एक भी एलिमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो अगर ऐसा हुआ कि हाँ, तो मतलब जिसपे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो किसी पॉइंट पे है, कोई ऐसा आउटकम सैंपल स्पेस का जिसपे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो ये फिर अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी 1 से कम हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस नहीं होगी। तो मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m। तो तुम अगर चेक करोगे तो बुक में ऐसा लिखा रहता है प्रोबेबिलिटी for all epsilon more than 0 there exists m belongs to natural number such that xn minus x less than epsilon for all n more than equal to m. This probability is 1. Same story. है ना, तो ये कई बार एप्सिलॉन बाहर लिखा रहता है, ये है ना। सेकंड वाली लाइन तो कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी है ये हाँ हाँ, ये क्या है तुम थोड़ा पावर बढ़ाओ आंख का, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, क्या सेम दिख रहा है? हाँ, लिमिट अंदर। हाँ, यहाँ ये an है, ये खुद an है, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये खुद an है, ठीक है ना, और वहां पे an रैंडम वेरिएबल है, डिफरेंट है, यहाँ लिमिट बाहर है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की तरह है, और वहां पे रैंडम वेरिएबल ही खुद रियल नंबर बना हुआ है, डिफरेंट है दोनों। एक मिनट, चलिए थोड़ा क्वेश्चन अभी करेंगे, डेफिनेशन समझ लो पहले। तो हम कहाँ पे हैं? डेफिनेशन पे, ये लिखो, या और भी एक तो तरीके से लिखते हैं लोग, मैं देखता हूँ बुक में क्या लिखा है इन लोगों ने। सर वो यूनियन इंटरसेक्शन करके लिखते हैं। हाँ वही चीज है वो। सो वो सुप्रीमम से लिखते हैं सर। हाँ, उसी चीज को सुप करके लिखते हैं कि सर एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी में था भी, मैंने कुछ दिन पहले देखा था, वो सुप्रीमम इंफीमम को यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। हाँ लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ सुप्रीमम है तो उसको है ना, तो क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड ना, तो यूनियन का इंटरसेक्शन ले लो, है ना। अच्छा, पहले अपर बाउंड लिखा, सुप है तो मतलब ज्यादा यही लिखा है कि, है ना, फिर ऐसे इन्फीमम में इंटरसेक्शन का यूनियन ऐसा कुछ होता है, तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो इन्होंने डिफाइन किया है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, हाँ यही लिखा है। ये जैसे इसको ऐसा लिख रहा है, इसी चीज को, दैट इज, है ना, यहाँ पे कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी सुप्रीमम ऑफ m जो कि मोर देन इक्वल टू n है। ये वही वहां पे चल रहा है, ध्यान से देखो, n मोर देन इक्वल टू m, तो यहाँ क्या m मोर देन इक्वल टू n लिखा है ना, वहां हमने n मोर देन इक्वल टू m लिखा है। ओके, सो तो मैं वो उसी तरीके से लिख देता हूँ जो पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ कर दो m टेंड्स टू इंफिनिटी xn m मोर देन इक्वल टू n, ठीक है। अरे यार मैं यहाँ m लिखा ना, जब मैं यहाँ m लिख रहा हूँ तो वहाँ मुझे n, वहाँ क्या लिखा है, सेम चीज लिखना चाहता हूँ मैं। सो n मोर देन इक्वल टू m, वही चीज जो वहाँ लिखा है मैंने, एंड यहाँ आ जाएगा xn माइनस x less than epsilon, this probability is 1.
फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। चेक कर लो, ये वही चीज है जो पहले लिखा मैंने, वही चीज यहाँ भी है। यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा है ना, वही चीज वहां बोलना चाह रहा है। यहाँ क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी ही तो है, n लार्ज है एक्चुअली, n बहुत लार्ज है। तो m इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ m बहुत लार्ज है ना, तो ये चीज है। तो हालांकि मैं इसके टर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ भी आप चाहो तो m टेंस टू इन्फिनिटी बाहर लगा सकते हो, यही चीज है जो मैंने वहां लिखा है ना, यही चीज यहाँ भी है। सो तो यहाँ m लार्ज होगा काफी, ये कहने का मतलब है इसका। सो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसी के जैसा लिख देता हूँ जैसा ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यही चीज तो आ गई, इसकी सुप्रीम लेस है ना, तो बात तो बराबर ही आ गई। देखो ये हुआ डेफिनेशन। अच्छा एक और टर्म डिफाइन करता हूँ, मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ आपको, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ डेफिनेशन, तो ज्यादा समझ आएगा। सुप्रीमम में यहाँ सुप्रीमम का मतलब क्या है, मतलब क्यों ले रहे हैं? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी एप्सिलॉन से कम होगी, तो खुद तो होगी, जो मैक्सिमम होगी वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। मतलब इसकी जो लिस्ट अपर बाउंड है दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, तो ये खुद तो होगी, इसका मतलब ना इसका सुप्रीमम भी। अरे तुमने अभी पढ़ा तो है, जैसे अभी पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, x1 मोर देन थीटा, x2 मोर देन थीटा, है ना, या मतलब थीटा मार दो मोर देन x1, थीटा मोर देन x2 एंड सो ऑन, थीटा मोर देन ईच xi। तो क्या करते हैं उसको हम बाद में, मैक्सिमम ऑफ ऑल xi हो जाता है ना। तो वही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो ये नहीं रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा? ये डेफिनेशन है, तुम्हारे ना करने से क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली में हम सुप्रीमम क्यों लेते हैं, और वो कन्वर्जेंस में तो नहीं लेते ना वो। किसके कन्वर्जेंस में नहीं लेते हैं? ये डेफिनेशन है, बुक ने लिखा है, तो मैं क्यों इसको हटाऊंगा? अब जैसे कोई चीज दुनिया में अगर हमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, तो अब जैसे तुम्हारा नाम कुछ पेरेंट ने रखा है, बोलो तुम्हारा नाम वो क्यों रखूं मैं, तो मतलब कुछ चीजें जो हमें जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन इज लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट डेफिनेशन। तुम डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते किसी का, है ना, उसके आधार पे आगे चीजें स्टोरी बढ़ी है, फिर डेफिनेशन चेंज करो पूरी आगे की स्टोरी चेंज हो जाएगी। पर इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट श्योरली का मतलब क्या है कि एकदम इट्स श्योर दैट वो 0 पॉइंट पे 0 एक्सेप्ट 0 पॉइंट और अदर पॉइंट्स विल टेक, तो इसलिए हम सुप्रीमम ले रहे हैं। वो भी हो सकता है लॉजिक। जीरो कहाँ पे यार, जीरो का क्या वैल्यू है यहाँ पे, कौन सा जीरो? नहीं, जो मतलब जो इवेंट है हाँ, उसका प्रोबेबिलिटी जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे। हालांकि बुक में जो लिखा है ना, यहाँ जो मैं डेफिनेशन जहाँ से देख के लिखा हूँ जिस बुक से, तो ये कर रहा है जीरो है। बात वही है, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हो जाएगा ना। हाँ, बुक में जीरो वाले ज्यादा लिखे है ना, ये लोग यहाँ भी मैं उल्टा कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगी, यहाँ भी उल्टा कर दूंगा तो जीरो हो जाएगी, वो चीजें हैं। सर एक बात बता ना, हाँ। इससे कुछ फर्क पड़ता है कि ये जब ये ग्रेटर लिखते हैं ना तब ये इक्वल लिखते हैं, और जब ये लेस नहीं नहीं, लिखते हैं तो इक्वल लिखते हैं। एप्सिलॉन आर्बिट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इक्वल इसलिए लिखते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ ना, यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन है तो इक्वल इसलिए लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। आर्बिट्री ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आर्बिट्री एप्सिलॉन है स्पेशली। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, उससे पहले वो भी डिफाइन कर लेते हैं। कन्वर्जेंस इन आरथ मीन, तो ये सब डेफिनेशन है, डेफिनेशन तुम्हें समझ के याद रखना पड़ेगा ताकि तुम क्वेश्चन कर सको। कन्वर्जेंस इन आरथ मीन, यही टर्म यूज किया ना सिलेबस में। तो यहाँ पे आपको 4 तरह का कन्वर्जेंस है, तो सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी क्या है, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली क्या है, कन्वर्जेंस इन आरथ मीन क्या है। पहले तो ये चारों का डेफिनेशन क्लियर करो। मैंने 3 का डेफिनेशन लिखा है, चौथे का डेफिनेशन लिखता हूँ। कन्वर्जेंस इन आरथ मीन, इसी का स्पेशल केस है, आर को 2 रख दो। हाँ, तो स्क्वायर में so let x1 x2 and xn be a sequence of random variables, है ना, and we say xn converges
इन rth मीन या मोमेंट लिख सकते हो टू, तो यहाँ पे rth मीन टू x इफ एंड ओनली इफ। बताओ क्या डेफिनेशन है इसका, कब बोलेंगे rth मीन में ये कन्वर्ज कर रही है? व्हाट इज डेफिनेशन? सर वो जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सआर उसके एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सआर Expectation of xn minus x whole to the power r equal to 0. जीरो नहीं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो है ना, जीरो। हाँ Yes. हाँ सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो xn माइनस x के मॉड की पावर r, r is greater than equal to 1. सो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ वही कहना चाह रहा है वो, प्रोवाइडेड, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, प्रोवाइडेड ये गिवन हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड xn की पावर r एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x की पावर r दे आर फाइनाइट, ये दोनों फाइनाइट होने चाहिए, तब ये डेफिनेशन वैलिड है। ठीक है, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट आ गया तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे फिर। सो ये rth मोमेंट इसका और rth मोमेंट इसका फाइनाइट आना चाहिए, x का भी और सीक्वेंस का भी, ये मतलब है। सो वी राइट इट, हम क्या लिखते हैं, अच्छा r क्या है यहाँ पे, तो ये जो डिफाइन होता है r मोर देन जीरो के लिए, r कोई रियल नंबर है मोर देन जीरो समझ लो, सो r मोर देन जीरो के लिए ही डिफाइंड है ये। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो हम क्या लिखते हैं इसको, वी राइट इट, सो वी राइट इट एज xn कन्वर्जेस इन x टू r, तो जब r लिखा रहेगा इसका मतलब है rth मीन, ठीक है, या कई बार लिखा भी रहता, पूरा लिखा रहता है rth मीन लिखा रहता है, अदरवाइज सिर्फ r का मतलब rth मीन हो गया है ना। सो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली एंड कन्वर्जेंस इन rth मीन, तो ये rth मीन का डेफिनेशन है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आपको डेफिनेशन लगाना है, ठीक, अब आपको ट्राई करना है। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, जैसे ठीक है स्टार्ट करता हूं ये समय, लिखो क्वेश्चन, देखो ट्राई करो, फिर मैं आगे रिजल्ट्स और अभी थ्योरम्स जो हैं वो अभी इसके बाद दिखाऊंगा। पहले डेफिनेशन लिखा हमने सबका, कुछ एग्जांपल्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करके देखो, फिर बाद में थ्योरम के अकॉर्डिंग एक करो बाकी इंप्लाई कर देगा, तो वो थ्योरम्स हम बाद में अप्लाई करेंगे। पहले डेफिनेशन को समझ के पहले तुम्हें अप्लाई कर लोगे तो समझ आने लगेगा क्या हो रहा है। जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेट x1, x2 up to xn be a sequence of random variable, sequence of random variables with PMFs। so PMF आपको xn का दे रखा है, तो मान लो xn is x, तो इसकी वैल्यू है 1 0, नहीं ये है क्वेश्चन में है 1/n और 1 - 1/n, तो ये तब है 1/n तब है जब x आपका 1 हो, और ये तब है जब x आपका 0 हो, है ना, एंड 0 अदरवाइज। सो ये xn का PMF है, xn का PMF है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, सो दे आर आस्किंग यू, देन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, तो 0 समझ आता है ना, ये डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल, 0 का मतलब डिजेनरेट एट 0। ऑप्शन बी xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। ऑप्शन सी xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, एंड ऑप्शन डी xn कन्वर्जेस, अभी आसान करने के लिए मैं 2 लिख देता हूं, तो 2 का मतलब r के जगह 2 रख दिया, तो सेकेंड मोमेंट हो गया। सो rth है ना, कन्वर्जेस इन सेकेंड मोमेंट, ये सेकेंड मीन। सो ट्राई करके बताओ कौन सा डेफिनेशन लिखा तुमने, पहले डेफिनेशन नोटबुक पे लिख लो सबका, और तब तुम अप्लाई करने की कोशिश करो डेफिनेशन से। अल्लाह थ्योरम तुम लोगों को पता होगा, लेकिन तुम वो भी कर सकते, थ्योरम तुम्हें यूज करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे थ्योरम ये है कि सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल तुम्हारे पास है, डायरेक्टली लिखता हूं मैं कि अगर xn कन्वर्ज करती है ऑलमोस्ट श्योरली टू x, then it implies xn converges in probability to x, and this implies xn converges in distribution to x।
सो ये थ्योरम्स हैं, कन्वर्स इसका इन जनरल ट्रू नहीं है, ठीक। ऐसे ही दूसरा थ्योरम है कि xn कन्वर्जेस इन rth मीन टू x, है ना। सो xn कन्वर्जेस इन rth मीन टू x implies xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x and xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x। तो इन जनरल इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना। रिमार्क ये है, और r यहाँ कोई भी मोर देन 0 है ना। सो r कोई मोर देन 0 है, ऑब्वियसली तो rth मोमेंट का डेफिनेशन मोर देन 0 के लिए ही डिफाइंड है। सो रिमार्क ये है, कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट may not be true in general। So converse of above statement may not be true in general, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करके बताओ मुझे इसका क्या आंसर आएगा। लिख लिया तुम लोगों ने? देखो सर कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन तो है, तो प्रोबेबिलिटी में भी हो गई, तो एक बार ऑलमोस्ट श्योरली चेक करना है। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। हाँ, सबके डेफिनेशन से चेक करो एक बारी। तुम डेफिनेशन समझना है ना, तुम सबके डेफिनेशन से चेक कर सकते हो एक बारी कि यू ट्राई टू अप्लाई, सबका डेफिनेशन लगा के देखो। सो अभी इसको समझने का मैं एक बार काम करता हूँ। इसमें तुम देखो 2 की जगह 1 लिख लो, तो 1 समझ आता है ना, फर्स्ट मोमेंट। अभी ये जरा लगा के देखो आसान बनाने के लिए। तो होगा 2 में भी हो रहा था सर। अच्छा, सर ऑलमोस्ट श्योर में आपने एक बात बोली थी कि हर पॉइंट के लिए होना चाहिए। हाँ इसका मतलब एक्सएन के करस्पॉन्डिंग सपोर्ट, मतलब कोई भी आउटकम सैंपल स्पेस का लो, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सएन का सपोर्ट और एक्स का सपोर्ट सेम रहेगा जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगी तो सपोर्ट, उसका ये मतलब होता है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में कि एक्सएन और एक्स का सपोर्ट ऑलमोस्ट इक्वल होगा फॉर ऑल n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। हाँ तो सर सी तो नहीं होगा। तुम डेफिनेशन लगाने की कोशिश करो तो समझ आएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं डेफिनेशन से एक बारी, फिर हम थ्योरम्स पे आते हैं। सर एबीडी तो है, ये तो आ रहा है। 4 होगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। सो तो यहां से एक तो पहले मैं CDF निकाल लेता हूं, CDF की जरूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑप्शन के लिए। तो CDF ऑफ, है ना, nth रैंडम वेरिएबल, तो ये तो यहाँ पे सपोर्ट में सिर्फ 0 1 है। सो x लेस देन 0 पे 0 ही हो जाएगा, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो जो 0 प्रोबेबिलिटी है वो आएगी, और x मोर देन इक्वल टू 1 है तो दोनों ऐड हो जाएगी तो वो 1 ही आ जाएगी। तो 1 है।
सो आप अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो एफ एन एक्स, तो जहाँ जहाँ n है इन्फिनिटी रख दो आप, तो 0 और 1 आ जाएगी। सो x लेस देन 0 है दिस, x मोर देन इक्वल टू 0 है तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना ये CDF है एक्चुअली। सो ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज fx ऑफ x। वहां पे x क्या है, x इज डीजेनरेट एट 0, डीजेनरेट एट 0 मतलब 0 पे फुल मास है ना, क्योंकि जंप 0 पे ही है, तो पहला सही है। अब दूसरे के लिए मुझे चेक करना है, तो सेकंड वाले के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा कि सेकंड जो है आप जानते हैं ऑलरेडी हाउ टू डू। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस 0। डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन याद रखो, ये भी डेफिनेशन ही था कि ये CDF के इक्वल आ गया। सो अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी xn माइनस 0 मतलब xn लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन में कुछ भी लूंगा तो xn की कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करे। xn के पास दो वैल्यू है, 0 या 1 है ना, सपोर्ट में दो ही वैल्यू है, तो विच वैल्यू विल सेटिस्फाई फॉर एवरी एप्सिलॉन। क्या लिखूं इसको, सो विच वैल्यू ऑफ xn विल सेटिस्फाई दिस, है ना। यहाँ पे क्या होता है फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, तो है ना, और x बराबर 0 पे 1 माइनस 1/n है, तो ये फाइनली 1 ही आ जाएगी। तो ये ट्रू है, लेस देन एप्सिलॉन लिया 1 आ गया, तो मतलब ये भी ट्रू है जो आप लोगों ने चेक कर ही लिया था। मैं डेफिनेशन से कर रहा हूँ, सी आइए ट्राई करते हैं डेफिनेशन से। सो इसमें ये है कि मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एंड xn माइनस x, x तो 0 है, दिस लेस देन एप्सिलॉन। सो अब यहाँ पे ये करने के बजाय मैं एक काम करता हूँ, कौन सा वाला डेफिनेशन यूज करूँ, बताओ कौन सा वाला डेफिनेशन यूज करेंगे यहाँ पे हम। सर पहला वाला ही कर लेते हैं उसको। सो यहाँ पे ये है, 0 पे कर रहा है ऑलमोस्ट श्योर भी पाओगे सर। नहीं तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैं दूसरा वाला वो डेफिनेशन था ना, एक क्या डेफिनेशन था कि लाइक ये डेफिनेशन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यही वाला डेफिनेशन मैं यूज कर लेता हूँ। ये देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है xn माइनस एक्स, तो xn माइनस 0 जहाँ n मोर देन इक्वल टू m है। ठीक, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ कि और एप्सिलॉन क्या लेंगे, सो व्हाट विल बी द एप्सिलॉन। तुम्हें लग रहा है 0 पे कन्वर्ट करेगी, यही लग रहा है ना तुम लोगों को। ये सुप्रीमम का जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करके चाहिए, मतलब वही तो समझ नहीं आ रहा। हाँ देखो, सो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है वही डेफिनेशन जो तुम कहना चाह रहे हो। देखो तो यहाँ पे क्या करो, तुम मत लगाओ सुप्रीम, तुम जो कहना चाह रहे हो मत लगाओ तुम। देखो xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ क्या था फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m, यही था ना। ये प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, यही था। लेस देन ले रहा हूँ तो हाँ छोटी सी बोलो। सर मैंने भी देखा ये लोग पता है कैसे लगाते हैं, कई बार जैसे एफएमएस में ये क्या कर रहे हैं समेशन ले रहे हैं, तो सीरीज को कन्वर्ट करा रहे हैं, फिर बोलते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये सीक्वेंस इस नंबर पे कन्वर्जेस टू 1, और फिर उस नंबर को बोल देते हैं वो x लेट्स से अगर 0 पे है तो वो 0 ऑलमोस्ट श्योर में कन्वर्ट कर रहा है। एक ऐसा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। हाँ देखो, एक वो भी तरीका है कि अगर मैं मोर देन एप्सिलॉन लेता हूँ 0, तो इसके प्रोबेबिलिटी का तुम वो निकाल लो, या तो वो भी सही है कि इसका सीरीज क्या करेगी
अगर सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि दिस इज मोर देन एप्सिलॉन, तो ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा किसके इक्वल, 0 के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा मुझे। 0 के इक्वल। हाँ, और अगर मैं लेस देन एप्सिलॉन ले रहा हूँ तो मुझे 1 के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं चलो अभी इससे काम करता हूँ, जरा समझो इसको। तो ये है प्रोबेबिलिटी, x तो तुम्हारा 0 है, तुम 0 पे प्रूव करना चाह रहे हो, तुम्हें 0 पे चेक करना है, तो x को 0 रख दिया। तो मॉड xn, या जैसे लिमिट ही तो लगाने हैं, एक मिनट देखो, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, xn को 0 के इक्वल चेक करना है ना, कि xn 0 के इक्वल है क्या, फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। तुम यही कर रहे थे ना। अच्छा तुम क्या कर रहे थे, देखो याद करो पहला डेफिनेशन, ये पहला वाला याद करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, xn n टेंड्स टू इंफिनिटी x होना चाहिए, ये है ना यहाँ पे। तो अभी मैं इसको अगर यूज करूँ, हाँ, तो यहाँ पे x मुझे ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, x की जगह क्या है 0, तो लिमिट xn बराबर 0 कब आएगी, तो वो चेक कर लेते हैं। चलो अब वो प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, मतलब सो यहाँ पे xn बराबर 0 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आनी चाहिए। सो एक काम करो, यहाँ पे क्या करो, तुम n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे ना तुम, m टेंस टू इन्फिनिटी। सो एक काम करते हैं, क्या करें अब, देखो, तो ये दिस xn इज दिस फॉर ऑल, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, m से लेके कहां तक, बोलो भाई बोलो, यही था ना मॉड, बताओ xn बराबर 0, डेफिनेशन लिमिट नहीं n बराबर m से, नहीं समझे नहीं तुम, ये क्या लिखते हैं जब डेफिनेशन लिखते हैं, सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है n a पे रियल सीक्वेंस, तो n मोर देन इक्वल टू m, तो n लेस देन इक्वल टू व्हाट, अरे n की वैल्यू m से आगे, तो m से आगे कहां तक, कोई बाउंड है क्या n का, हाँ n का कोई बाउंड, इन्फिनिटी तक है ना, वही बोल रहा हूँ। देखो तो हम क्या करते हैं, मुझे यही चेक करना है, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी xn इज 0 फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m, लेस देन इक्वल टू कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल क्या ले लो यहाँ पे, n की वैल्यू m से कहाँ तक, नहीं कोई इन्फिनिटी की जगह कोई नंबर लेता, मान लो कैपिटल N फॉर एग्जांपल, तो कैपिटल N क्या होगी, कैपिटल N टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी ना ये तो, हाँ यस सर। तो कैपिटल N, तो ये क्वांटिटी निकालो तुम क्या आएगा, यहाँ कैपिटल N टेंड्स टू इन्फिनिटी है एक्चुअली, सो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो इसमें कितने टर्म्स है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें कितने टर्म्स हैं, नहीं n मैंने भी फिक्स किया है, बाद में वो लगाएंगे, अभी यही ले लो, कितने टर्म्स आएंगे। अच्छा x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, सो यहाँ पे मैंने 0 वाले केस में तो 1 आ रही। अच्छा मैंने इंडिपेंडेंट नहीं दिया था क्या, वहां पे कुछ लिखा नहीं है, इंडिपेंडेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, हाँ तो वहां भी, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं लोगे तो प्रॉब्लम होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा एक्चुअली, तभी जाके आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये होगा सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होगा एक्चुअली, तभी होगा, क्योंकि आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, ये इंडिपेंडेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो सो अभी तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे xm बराबर 0, xm प्लस 1 बराबर 0 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, x अगर n में इक्वलिटी ले रहा हूँ, नहीं तो n माइनस 1 बराबर 0, ये होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये है फॉर ऑल n की वैल्यू ना, तब ये हो गया एक्चुअली, तुम ये समझो कि अभी ऐसा लिख दिया मैंने, और इसको ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, तो इंडिपेंडेंट है ये, हाँ इंडिपेंडेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, तो एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, xm बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, xn बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 हाँ, तो xm बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, सी xn इज इक्वल टू 0 की 1 माइनस n, इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ये इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इंडेक्स पे, तो इसकी पहले टर्म इंडिपेंडेंट है ना, अलग अलग कर दो, तो पहले की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1 बाय m, हाँ दूसरे का m प्लस 1, ठीक है।
अब ये किसके इक्वल आएगा ये निकालना है तुम्हें n टेंस टू इन्फिनिटी पे। व्हाट इज, इसलिए हम मिनिमम ले लेंगे इसका। नहीं मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, ये लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी है, इसका आंसर क्या आएगा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कैपिटल N टेंस, कौन आएगा हाउ डू यू नो? सर? क्योंकि ये जो बड़ा है मतलब सबसे बड़ा है जो, सुनो ध्यान से देखो, क्योंकि ये सब जो कन्वर्ट, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत है ना, आसान नहीं है, इसलिए हायर लेवल पे आया हुआ है। देखो ध्यान से, m-1/m, इसको ओपन करो, ये क्या बनाएगा? सर ये बेसिकली n by m plus ये हो जाएगा m by, हम सुप्रीमम ले लेंगे तो हो तो जाएगा ना कैपिटल एन, मैक्सिमम हो जाएगा ना। अगला क्या होगा? m/1/m, यहाँ m/m+1, अगला तुम लिखते m+1/m+2, चलता रहेगा, 1 by और ये तुम्हारा होगा हाँ n-1 n-2/n-1, इसके पीछे वाला आता n-3/n-2, n minus तो बचा क्या? ध्यान से देखो, यहाँ से ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये वाला अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल, ये इसके पिछले वाले से कैंसिल हो चुका है, हाँ, तो एट द एंड बचा क्या? ये बचेगा। सो एट द एंड आपके पास बचेगा लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया m-1 अपॉन कैपिटल N-1, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे? 0। m तो तुम्हारा कोई फाइनाइट नंबर है, m मोर देन है ना, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे जब कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी लगाए सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 0, बट आना क्या चाहिए था? हम xn बराबर 0 ले रहे थे ना, बनाना चाहिए। तो मैं यही तो काउंट कर रहा था लिमिट, मैं एक्चुअली क्या फाइंड कर रहा था, मैं एक्चुअली यही तो आई वाज फाइंडिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn बराबर 0, ये फाइंड कर रहा था। सो आना तो 1 चाहिए था, ये 1 था ना, तो आना तो 1 चाहिए था, 1 तो आया नहीं। सर मैं वही कह रहा था कि एक पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे नहीं, आपने सारे पॉइंट बोले थे ना। हाँ, मतलब ये होता है कि xn n टेंस टू इन्फिनिटी पे सपोर्ट और x का सपोर्ट सेम रहेगा हमेशा फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो यहाँ इससे क्या प्रूव हुआ? हाँ सर मैं जो एक लॉजिक लगा रही थी कि वो आपने ये लिखा, फिर हम उसको सुप्रीमम कर देते तो वो तो 1/n-1 वो तो इन्फीमम मतलब वो तो मतलब सुप्रीमम हो जाता, तो फिर हम उसको डायरेक्टली भी तो हम 1 फिर तो 1 आ रहा है। 1 नहीं आ रहा, मतलब दिखा तुम्हें 1 नहीं आ रहा ना, देखो ध्यान से 1 कहाँ आ रहा है। नहीं हम सुप्रीमम। अभी ये बताओ इसका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो चेक कर लिया, उसमें 2 के लिए भी मैं पहले लिखा था, 1 के लिए भी, दोनों के लिए आई थिंक आ जाएगा। क्या आता है? हाँ सेम रहेगा। यस सर, दोनों पे हो रहा है, 2 के लिए भी 1 के लिए। हाँ तो ये 2, 1 के लिए 1/n आएगा दोनों। तो ये तो सिंपल तुम चेक कर लो, इसमें क्या है कि जस्ट क्या करना होता है तुम्हें कि एक्सपेक्टेशन क्या था, xn माइनस x, तो 0 है, इसका होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जरा पहले फाइंड कर लो, ये फाइनाइट तो आएगी है ना, तो फाइनाइट तो आएगी, और उसके बाद क्या आएगी क्वांटिटी? ये कितना आता है? ये आएगा तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन मॉड xn स्क्वायर, तो चेक कर लो इसको, मॉड xn स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से। क्या है यहाँ से? ex तुम्हारे पास आ जाएगा 1/n है ना, और ex स्क्वायर कितनी आएगी? वही आ जाएगी ex स्क्वायर भी 1 स्क्वायर इंटू 1/n, तो 1/n ही आएगी, ठीक है ना। मतलब मॉड हटा दो चाहो तो, मॉड से क्या ही फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव तो है ही x ऑलरेडी, सो मॉड x1 स्क्वायर ये 1/n ही आएगी। अब इस पे लिमिट लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? तो जब तुमने लिमिट लगा दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन मॉड xn माइनस 0 स्क्वायर, दिस इज 0 एक्चुअली, तो इसका मतलब ये हो गया कि xn कन्वर्जेस टू 0 इन सेकेंड मीन। फर्स्ट मीन में था तो तुम ये निकालते, जब फर्स्ट मीन में था तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन
यहाँ तुम्हें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन एंड मॉड एक्स एन माइनस जीरो, तो ये निकाल लो, ये तो मॉड एक्स एन आ जाएगा जस्ट, तो ये भी 1/n ही आ रहा होगा, है ना, ई ऑफ मॉड एक्स एन भी 1/n ही आएगा, तो ये क्वांटिटी तुम्हारी आ गई 0, और यही चाहिए था कन्वर्जेंस के डेफिनेशन में, इसका मतलब है एक्स एन कन्वर्जेस टू 0 इन फर्स्ट मोमेंट। ठीक है एक्चुअली, है ना, ऑलमोस्ट श्योर में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लाइक किस डेफिनेशन को ठीक से यूज करना है, क्योंकि ये थोड़े से ना मेजर थ्योरी के यहाँ कॉन्सेप्ट आएंगे, उसमें मतलब एनालिसिस वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, तो वो मैं चेक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ अभी फिर से, अब तुम्हें ट्राई करने हैं, या कुछ रिजल्ट दिखा दूँ पहले, देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा देता हूँ। लिखो कुछ क्वेश्चन लिखो, जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 xn जो है तुम्हारे पास दैट इज सो IID यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो यहां से जरा ट्राई करो क्या होगा, क्या xn कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, xn कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा, मान लो थीटा है, xn कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1, तो ये तो इजी है, कितना रह गया 1/थीटा, क्या आएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसको ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं, so let x1 x2 xn be अच्छा वही है बी आई, जब पूरा लिखना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, सो ये क्वेश्चन तुम्हें बता रहा है बी होगा क्या पहले का, ओके हाँ जी, बाकी लोग कितना आएगा, ये तो वही वाला PDF है, तुम्हारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विथ PMF दे रखा है तुम्हें, अजय तो वही क्वेश्चन है ना, तो तुमने जैसे चेक करना है यहाँ पे, तो चेक तो कर ही लिया तुम लोगों ने कि लाइक क्या होगी, ये फिर देखो, सो xn बराबर 0, सो ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास है 0 पे क्या था 1 - 1/n, ये 0 पे है, और 1 पे है तुम्हारे पास 1/n। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, देन यहाँ ऑप्शंस हैं कि तुमसे पूछ रहा है कि जो EX² है xn² दैट कन्वर्जेस, कितना आ रहा है उसमें E ऑफ ऑप्शन ए सर x को 0 हो रहा है, हाँ it tends to infinity में मैंने ध्यान नहीं दिया, सो अच्छा यहाँ मुझे एक्चुअली nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पूछना था, अच्छा मैंने सिर्फ xn का पूछ लिया, नहीं कोई बात नहीं, हाँ सर मैं वही सोच रहा था कि सिग्नल के लिए x/थीटा आ रहा है, लिमिट तो तभी डलेगी ना जब n हो, तभी मैंने पहले थीटा बोल दिया था। यहाँ जो मैं पूछना चाह रहा था वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पूछना चाह रहा था, वैसे क्या होगा अगर जैसे हम सिर्फ बोले xn की बात करें तो CDF देखना, मैंने इक्वल स्टैटिस्टिक्स में ही निकाला है सर। रुको इसका जो पहला क्वेश्चन का PDF है वो 1/थीटा है, जब x की वैल्यू 0 से थीटा में है, तो इसका जब CDF लिखोगे तुम तो क्या होगा x/थीटा जब x की वैल्यू 0 से थीटा में है, और पूरी पावर n होगा, अभी मैं CDF लिख रहा हूँ जस्ट x का,
अब तुमसे क्या पूछा है, पावर n क्यों लोगे तुम? अभी nth ऑर्डर स्टैट्स अब लिखा ना मैंने, पहले तो नहीं लिखा था। हाँ भाई, तो तभी मैंने थीटा बोला था ना। तो थीटा क्यों होगी उसके? आपने नहीं लिखा था, बट मैंने एज्यूम कर लिया था कि nth ऑर्डर है। अच्छा ठीक है, तो इसमें n तो है ही नहीं ना। अगर मैं fn x लिखता हूं तो n तो है ही नहीं, तो तुम्हें Yes, sir. तो उस केस में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। जो xn है एक्चुअली, हाँ xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, तो इसके n टेंस टू लगाओ, इसे खुद का CDF इक्वल आएगा, तो कोई भी एक ले लो, x ही हो गया, मान लो x1 ले लो, तो वो यूनिफॉर्म जीरो थीटा पे ही कन्वर्ज करेगी, क्योंकि चेंज थोड़ी होगा CDF। अगर तुमने n टेंस टू इन्फिनिटी लगा भी दिया तो क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है, सेम ही आंसर आएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो fn x है वो f1 x के इक्वल आएगा। f1 x का मतलब इन्हीं में से एक रैंडम वेरिएबल जो होगा उस पे कन्वर्ज करेगी ना, अगर वैसा है तो, कि कुछ नया तो n तो है ही नहीं कहीं पे इसमें, तो वो खुद ही CDF आ जाएगा, तो ये वही CDF रहेगा जो उसका है, तो मतलब ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उस केस में यूनिफॉर्म जीरो थीटा ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब ये मतलब है डीजेनरेट है, इसका मतलब है डीजेनरेट है एक्चुअली, तो है ना। अच्छा नेक्स्ट, सर आपने क्या बोला, फिर आंसर क्या होगा? इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। वैसे जब ऑर्डर स्टैट्स नहीं था तब अच्छा, ऑर्डर स्टैट्स पे हो जाता है। हाँ, ऑर्डर स्टैट्स नहीं था तो जस्ट कोई रैंडम वेरिएबल x है, जहां बोल दो x का डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ fx ऑफ x, जहां x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म जीरो थीटा ही होगा। अगर जस्ट मैं बात करूं xn की, मैं xn की बात कर रहा हूं, तो xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, तो उस केस में x यही रहेगा, कुछ नया नहीं आएगा। जस्ट xn रैंडम वेरिएबल है ना, तो दैट विल कन्वर्ज टू दिस। अच्छा इसका बताओ, तो a b c अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये तुमने चेक कर ही लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये जीरो पे कन्वर्ज कर रही थी, चेक कर लो, मॉड xn लेस देन एप्सिलॉन, हाँ ये जीरो पे ही कर रही थी ना। और ये तो हमने पहले अभी चेक कर लिया कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी वाला, तो प्रोबेबिलिटी ये तो हमने चेक कर ही लिया पहले, यही क्वेश्चन था वहां पे। बट दिस डज नॉट कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू, है ना, ये हमने अभी एक तरीके से देखा है, बाकी और तरीके से समझना पड़ेगा। xn डज नॉट कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो। सर पहले वाले का a है क्या? नहीं, सर ए पहले में आपका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में सर जीरो ऑर्डर है। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ आंसर क्या है x में जाएगा ना, x बाय थीटा की पावर n। अच्छा तो इसका आपने आप फाइनल आंसर बता रहे हो क्या आएगा उसका, तो इसका जो आंसर डीजेनरेट एट थीटा है। सर उसको हम x बाय थीटा करके ले लेंगे, फिर इजीली हो जाएगा। हाँ मैं भी पूछ रहा हूँ आंसर क्या है फाइनल। फाइनल आंसर है तो जीरो होगा सर। जीरो कैसे बना? बी ऑप्शन बी होगा ना, ये बी आएगा, चेक करो ठीक से। हाँ सर सही है, थीटा ही होगा। पहले सही चल रहा था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सर क्योंकि x लेस देन थीटा पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा पे। हाँ चेक करो, थीटा ही एट द एंड तुम्हें डीजेनरेट, हाँ x लेस देन थीटा पे आएगी 0, x मोर देन इक्वल थीटा पे 1 आएगी एक्चुअली, तो x बाई थीटा की पावर n हो जाएगा ना, तो x बाई थीटा की पावर n है, सो जब वहाँ पे x तुम्हारा थीटा से कम है तो वैल्यू 0 पे जाएगी, थीटा से 1 है तो वैल्यू 1 पे जाएगी। तो प्रूफ करके दिखाऊं, ये समझ आ रहा है? नहीं सर ठीक है। बाकी लोग इसका मतलब इसका क्या आंसर है, ये दोनों में चेक कर रखा था, ये चेक करो, ऐसा होगा? सर एक बात पूछनी थी, बोलो। x बाय थीटा टू द पावर जो n होता है वो तो सर 0 x बाय थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक मतलब लाइक करता है, तो हम जानते थे कि जो इसका वैल्यू होता है ना, जो सीक्वेंस में पढ़ा था कि वो 0 से un 1 तक होगा, लेस देन 1 होगा, तो लिमिट un 0 होता है ना, टू द पावर n तो 0 से होता है। लेकिन x लेस देन व्हाट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसमें इजी है। देखो आप जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF निकाल रहे होगे ना,
तो आपका आया होगा 0 व्हेन x लेस देन 0, x बाई थीटा की पावर n व्हेन x लेस देन थीटा मोर देन 0 इक्वल टू 0, और ये आएगा 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू थीटा। ठीक, तो आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालोगे तो क्या आएगी? बोलो। वो तो 0 हो रहा है, 0 लेस देन 0 और ये आएगा 0 0 1 आएगा। हाँ ये और आ रहा है। अब इसको पहचानो आप, ये किसका CDF है, आप ये पहचानो इसको, ये किसका CDF है, इसको ठीक से लिखते हैं हम लोग 0 और 1। तो 0 कब? जब x लेस देन थीटा है, 1 कब? जब x मोर देन इक्वल टू थीटा है। तो ये किस पॉइंट पे जंप है इसका, x की किस वैल्यू पे जंप है? मैंने तो 0 सोचा था। नहीं तो आप देखो यहाँ पे x बराबर थीटा पे जंप है एक्चुअली, है ना? सब लोग चेक करो, x बराबर थीटा पे जंप है, मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू थीटा जो होगी वो 1 आएगी एक्चुअली। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या समझ आया कि जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है दैट विल कन्वर्ज टू थीटा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा, मतलब थीटा एक्चुअली डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो ये सब इसका क्या आंसर होगा, ये जो इन दोनों में चेक करो, ये ट्रू है। देखो ये जस्ट कन्वर्जेंस का मतलब है सीक्वेंस वाला कन्वर्जेंस है, जैसे यहाँ कुछ लिखा है ना ऊपर, ना तो डी लिखा है ना पी लिखा है ना कोई नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस वाला कन्वर्जेंस कि इसकी ये वैल्यू निकालो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ। ये एग्जाम में भी आया, जैम गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का। तो आप जरा निकालो क्या आएगी। तो 0 मतलब ये ए भी ट्रू है फॉल्स है? सर x का तो अलग से कोई मतलब x का कोई अच्छा x क्या है, क्वेश्चन ये x क्या है, ओके। तो आपको ये प्रॉब्लम है कि x कहाँ है। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x। हाँ, इसके बारे में बात करते हैं, चलिए। तो क्या होगा अगर xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, देन बताइए। अब सही है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p होता है। अब पूछ रहा हूँ ये अगर ऐसा है तो पहले चेक करना आपको कौन कौन सा सही है, तो इन दोनों में चेक करना आपको क्या होगा। तो फिर दोनों सही होगा। चेक करके देख लीजिए क्या सच में सही होगा। यस सर, अगर xn डिस्ट्रीब्यूशन x को कन्वर्ट कर रही है। हाँ सर, एक्सपेक्टेशन और इसका मीन भी इसके इक्वल होगा उसका। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मीन में भी जाएगा। मैं पहले मीन में जाता है फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, तो मीन तो अगर आपसे पूछा जाए e ऑफ xn, तो e ऑफ xn कितनी आ रही है? e ऑफ xn 1/n हो गया है ना, तो लिमिट इसकी 0 हो गई। और ये आपका क्या था, कहाँ पे x, ये xn जस्ट nth रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ x क्या है, डिजेनरेट है, तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 आपका आ गया 1, तो इसका मीन 0 हो गया, ex हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप exn स्क्वायर भी निकालते हैं तो क्या होगा, ये भी 1/n ही होगा, और ये भी 0 पे जाएगा, जो कि e ऑफ x स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये ओके है। अच्छा, ये चेक कीजिए, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, so let x1 x2 up to xn be a sequence of random variable। ठीक है ना,
अब Fn आपके पास है एंड मान लो ऐसा हो गया, लेट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Fn x। तो Fn क्या है, xn का CDF है, ये gx आ गया। मान लो आपके पास कि ये जो Fn है उसके लिमिट gx है, ठीक। तो दिस बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और Fn x की लिमिट gx है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन अच्छा Fn x क्या है, सो Fn x इज CDF ऑफ, सो Fn x इज CDF ऑफ xn, ठीक है, ऐसा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, देन क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो पहला ऑप्शन ये है कि gx, तो मान लो अभी के लिए g मैं कैपिटल कर देता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ CDF है, अब ये कोई gx फंक्शन आया। अब आपसे पूछ रहा है क्या gx must be CDF of some random variable x। ऑप्शन बी, gx may not be CDF of any random variable। ऑप्शन डी, capital G at plus infinity will be 1। ऑप्शन ई, sorry, A B C D and capital G at plus infinity may be 0 या is not equal to 1, है ना, may not be 1। अब जैसे इस तरह क्वेश्चन आ जाए, सर सी पॉइंट होगा सर। जनरली नेट में इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, नेट जेआरएफ में ऐसा पूछ लेता है वो। सर ए होगा, ए एंड सी होगा सर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो आपको दिया मैंने कि लेट CDF ऑफ xn b, तो मान लीजिए ऐसा है Fn x, ये है 0 और 1 when x लेस देन n, x मोर देन इक्वल टू n। ये समझ आ रहा है आपको, ये xn का CDF दे रखा है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Fn x क्या आएगी। ये आपका सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, xn का CDF ये है। आपका सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल वही था कि लेट x1 x2 डॉट 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 xn बी सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो आपको और xn का CDF, xn का CDF दे रखा है। तो आप बताइए क्या आंसर आएगा। सो व्हाट इज दैट लिमिट, सर 0 आएगा सर। सो n टेंस टू इंफिनिटी लोगे तो यहाँ लेस देन इंफिनिटी, सो दिस इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब क्या ये 0 CDF है, फिर तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा सही हो गया। एक काउंटर एग्जांपल लेना फिर गलत कहने के लिए ना, तो जरूरी थोड़ी है कि जो हम किसी सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है और n टेंस टू इंफिनिटी ले रहे हैं xn के CDF में, fn में, जरूरी थोड़ी है CDF ही आएगा। जैसे ये CDF है, जैसे CDF एट n, तो मतलब xi मेरा डिजेनरेट है i पे या xn डिजेनरेट है n पे, तो उस केस में जो इसकी लिमिट आएगी जरूरी नहीं है कि वो CDF ही होगी, है ना। जैसे ये एग्जांपल है, तो इस तरह एग्जाम में ना पूछ लेता है। और क्वेश्चन देखो, जैसे अगर एक क्वेश्चन हम एग्जाम का ही देखें फिर मैं बाकी क्वेश्चन बताता हूँ। अगर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं जो स्पेशली गेट में जो आए हैं क्वेश्चन, तो अभी नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन जस्ट देखा है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर कन्वर्जेंस की हम देखें, सो अगर आप कन्वर्जेंस, ये तो सीक्वेंस वाला भी आ जाएगा इसमें, ऑलमोस्ट श्योरली पे काफी आए हैं।
ऑलमोस्ट श्योरली समझ नहीं आ रहा सर। ठीक है, चेक करते हैं, रुकिए। क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं ऑलमोस्ट श्योर कैसे हैं, फिर उस पर ट्राई करते हैं। सर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस पे। हाँ, कल एक बार मैं देखता हूँ, कल कुछ क्वेश्चन है ना ट्राई करके आते हैं, मैं सॉल्व करके लाता हूँ, फिर वो उसको प्रैक्टिस करते हैं ऑलमोस्ट श्योर पे। जैसे यही क्वेश्चन है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो ये क्या है, हाँ ठीक है, एक्चुअली ऑलमोस्ट श्योर के क्वेश्चन ना स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर बताया नहीं मैंने, तो ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे यही क्वेश्चन है, तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से ही हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपसे पूछूं, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन है ना, ऑलमोस्ट श्योर का डेफिनेशन देखा, क्वेश्चंस करते हैं अब इस पे। और एक था आरएथ मीन वाला, ये डेफिनेशन है। अब जैसे थ्योरम्स जो बनते हैं, तो इस पे कौन सा थ्योरम है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो हम ऑलरेडी जाम में कर चुके हैं, तो यहाँ रिपीट नहीं करता हूँ, जाम वाला आप है ना कंटेंट देख लो वीडियो पुराने वाले, तो हो गया है। इस पे क्या है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो ये भी हो गया है। अब इस पे जो बनते हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, जो थ्योरम है आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वो क्या कहता है कि लेट x1, x2 up to xn be sequence of, तो ज्यादातर क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर का जो एग्जाम में आएंगे वो इसी से सॉल्व हो जाएगा कि दिस बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, आईआईडी रैंडम वेरिएबल, सो दिस बी अ सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल। और जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा आप पूछो, फिर वो है ना, ये तो मैं सॉल्व करूंगा, ये मैं सॉल्व करके आएंगे पहले से, ये है। मतलब कोई क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम का है या बाहर का जो नहीं हो रहा है, तो आप पूछोगे तो पता चलेगा कि आपको नहीं हो रहा है, फिर मैं ट्राई करूंगा, ये है। सो है ना, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो मुझे भी सीखना पड़ेगा वो चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x1 x2 है ना, xn बी अ सेट ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो ऐसा ले लिया मैंने। देन ये क्या कहता है, कोई बताइए इसका स्टेटमेंट, ये क्या कहता है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट क्या है। सर बेसिकली जो समेशन ऑफ xn है वो कन्वर्ज करेगा उसके मीन को। मतलब पॉपुलेशन मीन को कन्वर्ट हो जाती है। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये कहती है ना कि लाइक x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो पता ही है आपको, x बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट n दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है। x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो ये कहता है कि x बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू म्यू, मतलब ex, ये है मतलब 1 by n summation xi, I from 1 to n, this will converge almost surely to ex, वैसे जनरलाइज कर सकते हैं आप समेशन xi स्क्वायर। तो एग्जाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ex स्क्वायर ऐसा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस की बात करता है। यही चीजें वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में क्या है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की बात करती है कि दे ऑल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी, तो ये लेकिन आईआईडी रैंडम वेरिएबल के लिए है। अब जैसे एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में है वो देखिए, ये आप नोट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में क्या डिफरेंस है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की बात होती है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर में कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योर की बात होती है। स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तो वो एक वीक कंडीशन है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, इसलिए ऐसा कुछ नाम दिया गया है। आप क्वेश्चन जैसे यही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर एक बार लिखने दोगे वो एक बार। हाँ वही वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का जो स्टेटमेंट है वही तो है, बस यहाँ एस की जगह पी लगा दो तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हो गया ये। ओके
ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम का गेट का ही क्वेश्चन देख ले। जैसे आप लोगों ने एग्जाम में आते हैं तो कोई क्वेश्चन एग्जाम का जो नहीं होगा वो ट्राई करेंगे ना, करना तो है ही, सीखना ही तो है। और मेरा भी टीचिंग का यही तो पर्पस है, समाउ सीख ले, है ना, ये चीज़ें। तो जो नहीं आएगा वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कीजिए जरा, ये गेट का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करो, बताओ जरा क्या लग रहा है, क्या सही होगा। तो इसमें चारों यूज हो गया, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस सेकेंड मीन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली। आप अपने तरीके से ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, किस गेट का क्वेश्चन है ये गेट 2023 का है। चलिए बताइए ट्राई करके। अब ये कंटिन्यू होगा, यही जो टॉपिक आज कर रहे हैं यही कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैं कुछ और ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस करेंगे। देखो मेनली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, उतना नहीं होगा प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी, जनरली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। जैसे ये भी थ्योरम बेस्ड, यहाँ कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से आपको दिख जाएगा। जो एग्जाम में आता है वो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हम शुरू में डेफिनेशन समझने के लिए पूरा डेफिनेशन लगा रहे थे, ये है। सर डी वाला क्या था वो हो नहीं रहा, डी होगा नहीं और डी भी और डी सर होगा। सर डी हो रहा है आई गेस। हो रहा डी हो नहीं हो रहा। सर स्ट्रॉन्ग लो वाले से ही कर देंगे ना। देखो मैं आप सॉल्व करता हूँ, तुम लोगों ने कर दिया ना ट्राई अपने हिसाब से। नहीं कंप्लीट नहीं हुआ सर ये भी। हाँ तो करो आराम से, कंप्लीट करके एक डिसीजन लो कि तुम्हारे हिसाब से कौन कौन सा सही है, फिर मैं ट्राई करता हूँ, फिर आंसर किससे मैच करेंगे। देखो समहाउ तुम्हें भी सीखना है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन एग्जाम, है ना, और मुझे भी सीखना ही है। तो मुझे कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें सीखेंगे। जैसे पढ़ाते हुए समझ आता है ना कि मुझे ये चीज़ें कम आती है, फिर मैं उसके बारे में पढ़ूंगा। ऐसे आप भी कर सकते हैं ना, ये चीज़ें हैं तो सीखना ही तो है समहाउ। ये तो पढ़ के सीखो या किसी से पूछ के सीखो, किसी से हेल्प से सीखो, समहाउ सीखना है। और आज अगर मुझे थोड़ा बहुत जो भी आता है तो वो मैंने सीखा ही है ना, आप भी सीख सकते हो वो चीज़ें हैं। तो वैसा है, और वही जितना सीखेंगे एग्जाम में उतने अच्छे नंबर आएंगे। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है एंट्रेंस के लिए, क्योंकि थ्योरी काफ़ी नहीं रहता ना, प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम आया एग्जाम में तब ये मुझे सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसके लिए पीछे की थ्योरी पता हो और उसको अप्लाई करना आता हो, तो वही ट्राई करेंगे हम अभी। ठीक है सर वो जो थ्योरम है अरिथमेटिक कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी में कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर अरिथमेटिक नहीं कर रहा है तो बाकी दोनों में नहीं करेगा। नहीं ऐसा जान नहीं, थ्योरम नहीं कह रहा ना, ये नहीं थ्योरम वो नहीं कह रहा, ये वन वे थ्योरम है। तो दो कन्वर्स ट्रू नहीं है उसका, मतलब आप ऐसा लगा नहीं सकते कि नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, वैसा नहीं बोल रहा। बोल रहा अगर कन्वर्स कर रहा तो करेगा, नहीं कर रहा तो कुछ नहीं कह सकते। इफ एंड ओनली इफ में ऐसा आप सोच सकते हो, वन वे में नहीं सोच सकते ऐसा आप। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। देखिए तो एक्सएन बी एस सीक्वेंस ऑफ, कुछ लोग कंक्लूजन आया एबीसीडी में से, क्या कुछ कंक्लूजन आया आप लोगों का, कौन सा सही कौन सा गलत? सर डी सर सही है, बी वाला तो नहीं होगा, बी सर सही होगा सर, और डी सही है सर। अच्छा और सर एक सेकंड, ये बस मैं कर रहा हूँ, हो गया भाई। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे ना, तो कल अभी आज तो मैंने क्या किया है, वाला ट्रू होगा, कौन सा वाला? ट्रू होगा, थर्ड ए हाँ ट्रू है, हाँ ए टू ए ट्रू है, सी ये ट्रू आ रहा है।
नहीं मैं नहीं कर पा रही। इनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे सी क्या है? सर कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी एक सर एक्सपेक्टेशन वाले से कर सकते हैं ना ये भी डायरेक्टली। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाओ। हाँ वही ना। जीरो सर सही है। सी हो रहा है। नहीं हो रहा। चलिए ट्राई करते हैं। देखो तो ये बोल रहा है xi जो है, समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ। रुको, xi be the sequence of IID random variable with mean 0 variance 1। तो जो xi है वो IID है with mean 0 variance 1। अब yn को ध्यान से देखो, yn क्या है? 1/n टाइम दिस। कितने रैंडम वेरिएबल है इसमें टोटल? नहीं, टर्म्स कितने ही पूछ रहा हूँ। टर्म्स n है, तो ध्यान से देखो 1/n मैं ऐसा नाम देता हूँ w1 w2 या t1 बोल दो, t1 t2 अप टू tn। तो मैंने क्या नाम दिया? t1 मेरा है x1 इंटू x2, t2 मेरा है x3 इंटू x4 एंड सो ऑन। जो tn मैंने लिया है x2n माइनस 1 इंटू x2n। ठीक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ yn इज t बार? हाँ या ना? हाँ सर। सो मेरे पास सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है t1 t2 tn का। अब तो yn इज t बार। अब मुझे क्या करना है? अब चूंकि ईच xi इंडिपेंडेंट है ना, x1 x2 x3 xn सब इंडिपेंडेंट है, तो चेक करो यहाँ से x1 x2 x3 x4 सब इंडिपेंडेंट है और IID भी था, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ t1 t2 डॉट 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 tn जो है दे आर IID। व्हाट इज द मीन ऑफ 1 t1? अगर मैं तुम्हें t1 का मीन पूछ लूँ तो क्या आएगा? जीरो। e ऑफ x1 इंटू e ऑफ x2, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो वो जीरो है। सो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ t1? तुक्का नहीं लगाना, डायरेक्टली बता, ex स्क्वायर लगा लेते ना, हाँ उससे आ जाएगा ना। सो सिंपली आप अगर e ऑफ t1 स्क्वायर निकाल लेंगे तो e ऑफ x1 स्क्वायर e ऑफ x2 स्क्वायर दोनों 1 है क्योंकि मीन तो 0 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ t1 आपका 1 आ गया। ओके, तो ये हमने कंक्लूजन, इसका मतलब ये है कि दे आर IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। फाइन, अब आप समझिए। सो जैसे ये है, अब yn इज t बार, सो t बार माइनस मीन 0 अपॉन वेरिएंस तो 1 है तो 1/√n, यही चीज रूट n टाइम t बार है एक्चुअली, है ना? यस सर। तो यही चीज है एक्चुअली t बार माइनस 0 अपॉन दिस एंड दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। तो बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सो बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ये ट्रू है। सेंट्रल लिमिट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जैम वाले बैच में, तो वहां देख लो आप। तो ये हो गया। अब अभी यहाँ पे आओ, अब यहाँ से देखो, अगर मैं बोलूं जो yn है वो क्या है? t बार ही तो है। t बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू e ऑफ t1। e ऑफ t1 कितना है? यस सर। बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम लगा रहा हूँ, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर e ऑफ t1 दैट इज 0। अब हमने थ्योरम पढ़ा है कि 1/n, तो 1/n की लिमिट क्या होती है सीक्वेंस में? 0। सर 0। तो ये 0 प्लस 0 हो गई, ये खुद 0 पे जा रही है, 0 पे जा रही है, 0 प्लस 0 0। तो बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर c इज ट्रू। सेंट्रल लिमिट थ्योरम से a हो गया, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से 2 हो गया। अब देखो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है। सो अगेन यहाँ xn की बात कर रहा है, नॉट yn। तुम लोग ध्यान से देखो, xn की बात कर रहा है वो। अच्छा सर, मैंने yn का निकाल दिया, ध्यान ही नहीं दिया, है ना? सो यहाँ xn की बात कर रहा है वो कि xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। तो आओ ट्राई करते हैं। सो तो डेफिनेशन क्या है इसका? अब तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। सो xn कन्वर्जेस, अच्छा एक मिनट, तुम्हारा क्या xn कहाँ कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू? कुछ ऐसा है? मैं बोल रहा हूँ xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा बता सकते हो? तो डिस्ट्रीब्यूशन बताया ही नहीं, लेकिन मीन 0 वेरिएंस, मीन 0 वेरिएंस को लिखा है तो कुछ ऐसा इसने इंफॉर्मेशन दिया नहीं। हाँ वही है। हाँ पर
फिर तो जीरो ही आ जाएगा ना। अरे ऑलमोस्ट हाँ उधर जस्ट एक्सन है, एक्सन बाहर नहीं बोला है। अगर वैसा बोलता तो हम स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाते। ये जस्ट एक सिंगल सीक्वेंस है। मैं तो वही लगा लिया। नहीं नहीं, तुम अगर डेफिनेशन फिर से एक डेफिनेशन पे आ सकते हैं हम लोग, तो वही चीज है। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी यहाँ पे 1 ना, तो यहाँ पे x तुम्हारा 0 है। सो प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस लेस देन एप्सिलॉन, ये निकालना है मुझे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर फिर से तुम्हें ना लिमसुक का अगर डेफिनेशन लगाना चाहो तो, हालांकि मोर देन के लिए 0 था है ना, तो जो डेफिनेशन हम देख रहे थे मोर देन वाला यूज कर लेता हूँ। सो मोर देन एप्सिलॉन ये निकालते हैं। तो उसके लिए क्या था ये कि लाइक अब यहाँ एक्शन बताया नहीं डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है डिस्क्रीट भी हो सकता है ना, कुछ भी बताया था नहीं कुछ भी। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, सो व्हाट डू यू थिंक, और मीन 0 है, तो इसका क्या मतलब है? सर हम इंटर रिलेशनशिप से भी बोल सकते हैं सर। क्या सर ये प्रोबेबिलिटी तो बनी होगी। मतलब कि एक्सेल कन्वर्ज मतलब एक्सपेक्टेशन कन्वर्ज करेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो ऑलमोस्ट श्योरली भी करता है, ऐसा कुछ था रिलेशनशिप। अब वो मैं कल बहुत सारे थ्योरम्स दिखाऊंगा, तो थ्योरम हम लोग कल रिलेशनशिप से इजीली आ जाएगा। आज हमने सिर्फ डेफिनेशन देखा है चारों का, कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, बाकी कल हम जो थ्योरम्स बहुत सारे हैं तो वो थ्योरम डिस्कस करेंगे कल। तो थ्योरम से बहुत इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना। सो हाँ, अभी के लिए मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ जस्ट। और एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे तो फिर तो हो ही जाता है कि इसीलिए होगा। मैं नहीं बोलूंगा ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अच्छा, अगर मैं चलो यहाँ से अगर तुमसे बोलूँ मैं कि जैसे यहाँ था ना लेस देन एप्सिलॉन वाला कॉन्सेप्ट, मान लो लेस देन एप्सिलॉन का अगर करूँ तो क्या होगा यहाँ से कि जैसे मैं लिख रहा था उस टाइम ना, सुप्रीम फिर m मोर देन इक्वल टू दिस एंड एक तरह से हमें गलत प्रूफ करना है ना ये। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये देखो, तुम्हें एक और तरीका समझो, ये कहना चाह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज 0। सो क्या xn की वैल्यू 0 ही होगी हमेशा? लेकिन तुम सोचो xn की वैल्यू 0 कब होगी? नहीं, मतलब xn विल टेक वैल्यू 0, बट यहाँ पे तो वेरिएंस कितना है इसका? 1 है, वेरिएंस 1 है। तो वेरिएंस इसका सर, 1 ऐसा है। ले सकते हैं ना सर, सुनो मैं हाँ। ऐसे ले सकते हैं कि x 1 पे हाफ वैल्यू ले रहा है और x माइनस 1 पे भी हाफ वैल्यू ले रहा है, ऐसा हम फंक्शन सोच लें। हाँ, तो मीन तो 0 है और वेरिएंस 1 है, उसके लिए हम चेक कर लेते हैं ना। कई सारे तरीका है इसको दिखाने का, जैसे मैं शुरू में दिखा रहा था तो वही कर लेता हूँ। xn माइनस 0 वाला देखो, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn माइनस 0 मान लो लेस देन एप्सिलॉन लिया, तो यहाँ पे xn की वैल्यू क्या आएगी? लिमिट n टेंड्स टू 0। अब xn क्या है? माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, ठीक। तो xn की कौन सी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे सुटेबल आएगी? सो विच वैल्यू विल ऑलवेज बी इन दैट? माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन में 0। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुआ तो 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0 है। 0, बट आना क्या चाहिए था? 1 आना चाहिए था, है ना। अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मान लो xn है, तो xn की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन में होने की मतलब xn एग्जैक्टली 0 हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत स्मॉल नंबर है अगर होगा तो, क्योंकि ये फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 होता है। मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ अभी, तो एप्सिलॉन इज मोर देन 0, सो xn की वैल्यू सिर्फ 0 आएगी अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अगर हमने कंसीडर किया, किसी ने फिक्स तो किया नहीं है। सो आई एग्जांपल के लिए गलत प्रूफ करने का एक एग्जांपल काफी है। तो सपोज आई कंसीडर दे आर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, सपोज सीक्वेंस ऑफ IID नॉर्मल 0 1 है, ठीक। तो नॉर्मल 0 1 में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? ये कहीं ना कहीं 1 तो नहीं आएगी, ये तो पक्का है 1 नहीं आएगी, ठीक है ना। यस सर, हाँ, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये 1 तो नहीं आएगी, क्योंकि 1 आना चाहिए बाय डेफिनेशन, लेकिन ये -1 से प्लस में 1 तो नहीं आएगी। ये है कि जो भी आउटकम सैंपल स्पेस का जिसके करस्पॉन्डिंग xn की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन है, तो पूरा सैंपल स्पेस तो नहीं आएगा। 1 आने का मतलब यही होता है कि इसमें सैंपल स्पेस का कोई भी एलिमेंट ले लो, ऑल विल बी इनसाइड दैट,
एटलीस्ट है ना, कुछ ऑलमोस्ट श्योर का मतलब कुछ को छोड़ दो, तो वैसे एलिमेंट छोड़ दो जिसका मेजर 0 है, जिस भी पॉइंट पे मास है दैट ऑल विल बी देयर, पूरा सैंपल स्पेस इसमें होगा, कहने का मतलब ये है। सो वैसा तो नहीं होगा, पूरा नॉर्मल 0 1 में अगर ले लूँ मैं तो ये गलत हो गया। अब बाकी हमने ये देख लिया, ये देख लिया, अब बचा बी वाला। चलिए डेफिनेशन से ट्राई करते हैं इसको। तो जैसे आपने कहा ना, ये भी थ्योरम से हो जाएगा ऐसे तो, लेकिन डेफिनेशन से ट्राई करते हैं इसको। तो yn आपका कितना है, t बार है, ठीक, एंड दैट कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0। तो मुझे क्या चेक करना है यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, tn बार माइनस 0 होल स्क्वायर। इसकी लिमिट कितनी आनी चाहिए, So basically expectation of tn square. हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ tn बार का स्क्वायर है ना, tn बार बोल दो, सो t बार का स्क्वायर बोल दो। अब ये एक्सपेक्टेशन t बार का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से जी, 1 आया। 1 by n square. सो t बार का स्क्वायर है, एक मिनट, t बार जो है वो है हमारे पास, तो 0 हो रहा है. सॉरी, तो क्या हो रहा है, हाँ, वहां से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द 1 होगा. हमने yn का वेरिएंस निकाला था, राइट, yn का वेरिएंस कितना आया था, अच्छा yn का मतलब yn मतलब tn बार है, सो दैट विल कन्वर्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, वैसे तो क्या होगा 0, 1 बाई रूट n ना, तो ये कितना आएगा, ये बार है, ध्यान रखो इसको, सो एवरेज है। तो 1 by n square वहाँ निकाल देंगे तो वो IID है, इसीलिए सर x बार तो हाँ। n निकालेंगे x होल स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा हाँ, yn है ना, tn इज yn एक्चुअली, तो हाँ Sir, चेक, एक सेकंड, आप tn बार को बोले रहे हो क्या? अरे टी बार ही yn है ना यहाँ पे, क्या है बीच में, yn इज व्हाट, yn इज टी बार, yn क्या है एक्चुअली, टी बार ही तो है। अच्छा yn डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ कन्वर्ज कर रही है ये बताओ, टी बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होता है, मीन 0 आया था और इसका वेरिएंस 1 बाई n, राइट, हाँ सर. यही आएगा ना, ओके। तो यहाँ से ex स्क्वायर कितना है, 1 बाई n, 1 by n square होगा. yes sir 1 by n. 1 by n square जो 0 हो रहा है. अरे वेरिएंस 1 बाई n है एक्चुअली, तो e ऑफ, जैसे मैं मॉड t स्क्वायर लिखता हूँ, तो मॉड t बार का स्क्वायर जो होगा, या t स्क्वायर जस्ट हाँ. कितना आएगा ये, वो 1 by n होगा. 0 जा रहा है. हाँ तो 0 हो रहा है, हाँ. 0 पे चला गया, फिर तो कन्वर्ज कर जाएगी ये, है ना। हालांकि यहाँ थ्योरम में यूज कर सकते हैं दूसरा वाला, तो अभी के लिए क्या आ रहा है, सर अभी सही के है. लिए 0 हो रहा है. तो ये जैसे मॉड है ना, तो कोई बात नहीं, तो सही आ जाएगा। हमको अलग प्रोसीड्यूर लगा था, वो अलग हो रहा था. क्या अलग हो रहा था, ये 1 बाई n आ गया, 1 बाई n से 0 आ गया, ठीक है जी। तो ऑप्शन इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, जो आप लोग बता रहे 57 है ना, तो 57 का, चलिए क्वेश्चन मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करूँगा, मैंने पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं है, तो भी देखते हैं, तो सीखना है। 57 में ABC सही है हमारा आंसर, है ना, 57 का क्या है, ABC करेक्ट आंसर है, तो मतलब ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अरे यार ये भी गायब हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या, पहला ऑप्शन ये था कि रूट n yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, क्या था, नॉर्मल 0 1, तो सही था। दूसरा था सेकेंड मीन में, वो भी सही आया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन tn स्क्वायर 1 बाई n है एक्सपेक्टेशन उसका, मतलब वेरिएंस ही तो है tn का, क्योंकि मीन तो 0 है tn का, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t बार मतलब yn, समझो yn का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1 बाई n, अभी उसके लिए समझ लो। तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो yn विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 बाई n, n जब लार्ज होगा,
तो वहां से 1/n आ गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आ गया, तो ठीक है। तो ABC करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाला गलत इसीलिए है क्योंकि वो पूरा इंटरवल कंसीडरिंग, क्योंकि xn वो अगर मान लो yn लिखा होता तो फिर ट्रू हो जाता, क्योंकि yn के लिए भी स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से आ जाता वो, लेकिन yn नहीं था, वो xn है, इसलिए गलत है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्लास में थ्योरम्स करते हैं कल। तो आज हमने कुछ खास किया नहीं है, तो आज बस हमने डेफिनेशन देखे हैं एंड कुछ डेफिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस किए। यहाँ ओके है ना? तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली। तो ये जो आपका है ये ट्रू होगा, बी वाला भी, क्योंकि ये 0 आ रहा है। सो मतलब ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है एज n इज लार्ज, तो उससे आ गया। तो ये भी समझ सकते हो आप कि दिस इज सेम एज। कौन सा बुक पढ़नी है इस टॉपिक से? कोई सा भी बुक पढ़ लो आप, गुप्ता कपूर भी ठीक है, उधर है ना सब कुछ लिखा हुआ उसमें। तो वेरिएंस ऑफ टी बार एंड ये जैसे 1/n था तो ये आ गया 0, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो अभी हमने थ्योरम यूज किया बस ए और सी में, बाकी डेफिनेशन से ही बी और डी को हमने डेफिनेशन से ही देखा है। मैं कल बहुत सारे थ्योरम डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड है, ठीक है जी। तो अभी के लिए चलो यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। अगली कल ये से ही टॉपिक कंटिन्यू होगा अभी, ठीक है। इसमें थ्योरम्स कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।